अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की हालिया तारीख की सबसे ताकतवर, बाअसर और मुतनाज़ तरीन शख्सियात में से एक अहम शख्सियत साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को आज फौज ने अपनी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जनरल फैज़ हमीद, जिन पर मुल्क की सियासत में उखाड़ पिछाड़ से लेकर अदलिया और दीगर इदारों में असरअंदाज होने के इल्जाम लगते रहे हैं, और उन्हें आज जिस मुकदमे में फौज ने अपनी तहवील में लिया है उसमें दौरान सर्विस एक हाउसिंग सोसाइटी के केस में उन पर लगने वाले जाती इल्जामात के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों का मामला भी शामिल किया गया है। ISPR के बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए फौज ने टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत को जांचने के लिए एक तफसीली इंक्वायरी की, जिसके नतीजे में आर्मी एक्ट के शिकों के तहत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ मुनासिब डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के कई मामला भी साबित हो गए हैं और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि नवंबर 2022 में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती के बाद और ओहदा संभालने से पहले जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी, तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद कौन सी ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे जिन्हें फौज खुद कह रही है कि वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी थी। ये तफसीलात भी आपको बताएंगे, मगर पहले आपको बताएं कि हाउसिंग सोसाइटी का मामला आखिर था क्या, जिसमें जनरल फैज़ हमीद को फौज की इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। इस केस में जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए ओहदे और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, जिससे फौज का इदारा बदनाम हुआ। मई 2017 में जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क की एक कारोबारी शख्सियत की हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनके खानदान को अपनी टीम के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया। रेंजर्स और ISI के एहलकारों को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करके उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुइज़ अहमद खान के घर पर छापा लगवाया, उनके घर का साजो सामान लूटा और फिर उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। 12 मई 2017 को यह वाकया पेश आया था, जिसे 19 मई 2017 को हमने अपने प्रोग्राम में उठाया था। इस वाक़े से मुतालिक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुइज़ अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट से गुज़िश्ता बरस यानी वाक़े के 6 साल बाद रुजू किया और अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मैं मुइज़ अहमद खान 2011 से एक हाउसिंग स्कीम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और मालिक हूँ। इस हाउसिंग स्कीम के राइट्स हासिल करने के बाद मैंने अलॉटीज़ के लिए उसे तामीर करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला उस वक्त खड़ा हो गया जब बगैर किसी वजह के और अचानक जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI के साथ मेरे दफातर और घर पर 12 मई 2017 को छापा मारा और जब उन्हें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की असल दस्तावेजात शामिल थीं। और इस छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि मेरी हाउसिंग स्कीम के जो साबका मुलाजमीन थे, जिन्हें माली बदउनवानी की वजह से मैंने कंपनी से निकाल दिया था, वो इस छापे में पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों के साथ मौजूद थे और उन्होंने हमसे कहा था कि ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर हो रहा है और इस छापे के दौरान जो साजो सामान चुराया गया उसे मेरे घर के बाहर आपस में तकसीम किया गया और उसे 2 प्राइवेट टोयोटा कोरोला गाड़ियों के अंदर डाला गया, जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज से की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक मेरा बेटा, जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी, उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तिजा हारून ने अपना बूट रख दिया और चिल्लाते हुए मेरे बेटे से कहा, अपना गैजेट मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। और ये सब कुछ मेरे और मेरी फैमिली के सामने किया गया और ये वो वाकया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक 12 मई 2017 के इस गैर कानूनी छापे में मुझे और मेरी टीम के 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिनों तक हमें गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी में एक डिटेंशन सेंटर में अपनी तहवील में रखा गया और इस दौरान हर दिन मुझ समेत मेरी टीम पर जनरल फैज़ हमीद की टीम ने जालिमाना तरीके से टॉर्चर किया। और इस टॉर्चर के दौरान जो एक चीज़ जबर के जरिए हमसे मांगी गई वो ये थी कि मैं अपनी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स ट्रांसफ़र कर दूं। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद को इस हवाले से नाकामी हुई तो 5 दिन की गैर कानूनी तहवील के बाद हमें रावलपिंडी में कायम CTD के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया और हम पर इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया। और जब मुझे CTD के हवाले किया गया था तो उस रात मेरे ससुर मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की टीम ने उन्हें भी अगवा कर लिया और उन्हें 45 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनमें कैंसर जैसे मर्ज की तशखीस हुई और बाद में वो इंतकाल कर गए। इसके अलावा जब CTD के केस की समाअत के दौरान
मैंने और मेरी टीम ने मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त की तो हमें ISI के नुमाइंदों की तरफ से यह पैगाम दिया गया था कि अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो मेरे ससुर की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त मेरे ससुर रावलपिंडी में उनकी तहवील में थे। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस गैर कानूनी तहवील के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान ने भी मेरे ख़ानदान से 12 मई के गैर कानूनी छापे की तफसीलात जानने के लिए मुलाकातें की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद और उसकी टीम ने मुझे मजीद बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, मगर हर इदारे ने मुझे बेकसूर करार दिया और इस सब की वजह से मेरे ख़ानदान ने ज़हनी तौर पर बहुत नुकसान उठाया। मेरी अहलिया जहनी सदमों की वजह से मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हो गई और इन वाक़यात की वजह से मेरे ससुर की जान चली गई। और जब जनरल फैज़ हमीद अपने मकासद में नाकाम हो गए तो उन्होंने वसीम ताबिश नामी शख्स के ज़रिए इन वाक़यात से ख़ुद को अलहदा करने की कोशिश की। और इस सिलसिले में वसीम ताबिश ने मेरी जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद से मुलाकात तय करवाई थी और ये मुलाकात चकवाल के एक मुकामी चाय के होटल पर करवाई गई थी। और जब मैं इस होटल में पहुंचा तो वहां जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद पहले से मौजूद थे। और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद मुसलसल माफिया मांगते रहे और मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि उनके भाई जनरल फैज़ हमीद इस वाक़े में मुलविस नहीं थे और वो एक अच्छे इंसान हैं। दरख्वास्त गुजार मुईज़ अहमद खान के मुताबिक जब मुझे अदालत से बरी कर दिया गया तो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेरे एक कज़न ब्रिगेडियर हामिद खान ने उस वक्त के ISI के DGC जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया और फिर जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को पारा में अपने दफ्तर बुलाया। और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को बताया कि मेरे घर पर छापे के दौरान जो चीज़ें रेंजर्स और ISI के अहलकार लेकर गए थे और जिसकी वापसी का हम मुतालबा कर रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें तो वापस कर दी जाएंगी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने छापे के दौरान जब्त किया गया 400 तोला सोना और एक बड़ी रकम वापस करने से इनकार कर दिया। और जो कुछ चीज़ें हमें वापस की गई वो इस शर्त पर की गई कि बदले में हम ISI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ISI प्रोजेक्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर गफ्फार ने अपने दफातर के जरिए ज़बरदस्ती मुझसे 4 करोड़ रुपए की रकम कैश में हासिल की, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और साथ ही कुछ महीने तक एक TV नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया, जिसकी अदायगी के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और इसके बाद मेरे घर और दफातर पर छापे के दौरान जो 4 टोयोटा रिबो गाड़ियां जनरल फैज़ हमीद की टीम अपने साथ ले गई थी उन्हें खुद ब्रिगेडियर नईम फ़खर वापस देने आए। और इन तमाम चीज़ों से यह साबित होता है कि इस गैर कानूनी छापे के मंसूबे के पीछे जनरल फैज़ हमीद के लोग थे, जिसमें ब्रिगेडियर नईम फ़खर, ISI के अफसर इर्तिज़ा हारून, जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद, उनके पार्टनर वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर शामिल थे, जो गैर कानूनी तौर पर ब्रिटिश हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। ये वो संगीन इल्ज़ामात हैं जो जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम पर आयद किए गए थे। और जब मई 2017 में यह वाक़या हुआ तो हमने 19 मई 2017 के प्रोग्राम में तफसीलात बताई थी। आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाज़त ली गई और ना ही पुलिस को साथ लिया गया। रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है। वजारत दाखिला की जानिब से DG रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रेंजर्स को पुलिस के बगैर छापा मारने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक किसी भी छापे के लिए रेंजर्स को जिला इंतजामिया से मंजूरी लेना जरूरी है। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की मंजूरी से DG रेंजर्स पंजाब को 15 और 17 मई को भी मुरासले भेजे गए, मगर जवाब ना आया। वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि अगर पीर 22 मई तक जवाब ना आया तो मुफाद आमा में रेंजर्स को वापस भेज देंगे। इजाज़, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई? हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था, मगर फैज़ हमीद की ताकत और इख्तियार बढ़ता चला गया और इस वाक़े पर उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। फैज़ हमीद जो उस वक्त ISI में DGC थे, उन्हें बाद में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर तरक्की दे दी गई, फिर वो DG ISI बन गए, मज़ीद ताकतवर होते चले गए, उनका असर रसूख बढ़ता चला गया और वो ऐसी शख्सियत बन गए जिसके खिलाफ शिकायत करना तो दूर की बात थी, बल्कि उनका नाम लेना भी मुश्किलात खड़ी कर सकता था। मगर जब वो रिटायर हो गए तो इसके बाद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुईज़ अहमद खान
मुलजिमान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और पटिशन में जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम पर संगीन इल्जामात लगाए, जो अभी हमने आपके सामने रखे हैं। फिर 14 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इस केस में अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और वादे किया कि अगर मुतासरा फरीक मुईज़ अहमद, जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ वजारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। इस फैसले के बाद हमारे प्रोग्राम में 14 नवंबर 2023 को कमर मुईज़ के वकील हफीजुर रहमान ने बताया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ हमारे पास शवाहिद तमाम मौजूद हैं और वो हम वजारत दिफा के सामने रखेंगे। आपके ने हमें आज राब्ता करने पर बताया कि फैसला किया है कि वजारत दिफा में शिकायत की जाएगी। क्या दीगर फोरम्स पे भी जाया जाएगा? और जब आप पहले नहीं गए तो अब आपको क्यों उम्मीद है कि वजारत दिफा में शिकायत करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी? जी शाहज़ेब, जैसे कि आपने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा है, उसके अंदर बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगर हमारे पास ये एप्लीकेशन आती है तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड किया जाएगा। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और जो भी इदारे हैं उधर से हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए हम उधर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इससे पहले ना फाइल करने की वजह से ये थी कि उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ केसेस अभी तक चल रहे थे, कभी किसी अदालत में, कभी FIA में, कभी नैब में, कभी किसी जगह। तो बड़ी मुश्किल से अब सब केसेस में फारिग हुए हैं, सब केसेस क्लियर हुए हैं और बाइज्जत बरी हुए हैं। तो अब हमने ये प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की है। अच्छा, मगर ज़ाहिर उम्मीद की और कोई वजह भी होगी कि आपको लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुनवाई भी हो जाएगी और कार्रवाई भी हो जाएगी, या हालात वाक़यात आपको ऐसे लगते हैं कि जिसकी वजह से आपको इसकी उम्मीद है? जी नहीं, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन, एक वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है और अटॉर्नी जनरल ने कंसीड किया है कि जी अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ इसको प्रोसीड करेंगे, चाहे वो जितने भी पावरफुल हों, जो भी लोग हों, तो वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जब आप कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं, क्या जो फुटेज भी आप कहते हैं कि वो भी मौजूद है, सामान लूटने की भी, आपस में तकसीम करने की भी, फिर उनके बेटे के साथ जो वाक़या हुआ, क्या ये सारे फुटेजेस मौजूद हैं, ये वीडियो सबूत मौजूद है? सारे उनके घर में कैमरे थे, हर चीज की रिकॉर्डिंग हुई हुई है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और आप ये वजारत दिफा में को देने को तैयार हैं या फिर देंगे जब आप वहाँ पर जाके शिकायत करेंगे? बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी USP में सारी एविडेंस लगाई थी और वहाँ भी हम सारी एविडेंस देंगे। जी, इस नतीजे पर आपके क्लाइंट कैसे पहुंचे कि जनरल फैज़ हमीद ही इस सब के पीछे हैं? जी, उसकी सारी एविडेंस है हमारे पास और वो जिस वक्त वो बुलाया जाएगा कमर मईज को तो वो अपने तमाम एविडेंस जो उसके पास है वो पेश करेंगे। जी, उसके लिए मतलब आपको अंदाजा है कि वजारत दिफा का मतलब है कि आप पाक फौज से या आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले को देखा जाए और उसकी तहकीकात की जाए? जाहिर है, अल्टीमेटली तो आर्मी चीफ ही उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उन्होंने इसको डिसाइड करना है कि क्या एक्शन लिया जाए और क्या ना लिया जाए। जिसके बाद रवा साल अप्रैल में खबर सामने आई कि फौज ने साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही मेजर जनरल ओहदे के अफसर करेंगे। और फिर अगले दिन हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मामले की शफाफ इंक्वायरी होगी और कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। ज़ाहिर वज़ीर दिफा हैं, कमर मुईज़ हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक। 2017 में उनके साथ जो हुआ वो हमने उस वक्त भी कवर किया, कल भी तफसीलात बताई। अब पाक फौज ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, अदालत में गए थे वो, मगर अदालत ने कहा कि आप वजारत दिफा से करें, फिर उन्होंने वजारत दिफा से की। अब अगर ये कमेटी बनाई गई तो उम्मीद की जाए कि कोई कम अज़ कम कोई ट्रांसपेरेंट हो पाएगी इंक्वायरी, या ये भी क्लीन चिट देने के लिए कमेटी बनाई गई है जनरल फैज़ हमीद को? इंशाल्लाह ये ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। अगर क्लीन चिट देनी होती तो ये इंक्वायरी स्टार्ट ही ना होती, लेकिन अब एक सर्विंग मेजर जनरल जो है वो सारी इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहा है, तो मुझे 100% यकीन है कि इसका एक इक्विटेबल रिपोर्ट जो है इसके मुताल्लिक सामने जरूर आएगी। इदारा अगर चाहे तो जनरल फैज़ हमीद पर जो दीगर इल्जामात है उसमें से बहुत सारे तो कबूल कर चुके हैं खुद जनरल बाजवा कि ये किया, फिर किस तरह जैसे साकिब निसार को मैनेज किया सब, तो इदारा चाहे तो उनकी तहकीकात खुद भी कर सकता है, वो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल हो सकती है क्योंकि उनकी सारी कन्फेशंस मौजूद हैं। और आज इस इंक्वायरी के नतीजे में जनरल फैज़ हमीद को फौज ने अपनी तहवील में लेते हुए उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। और ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ न सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के केस में एक्शन शुरू कर दिया गया है, बल्कि उनके खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ भी साबित हो गई हैं। आखिर रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद ऐसी क्या खिलाफ वर्जियाँ करते रहे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रेस रिलीज दो बातें करती है, एक तो वो वाकया जिसकी हवाले से शिकायत थी, मगर दूसरा रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी और कई मामला साबित हो गए हैं।
ये क्या बात है? पोस्ट हिज रिटायरमेंट जो वाकयात हुए हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, उसमें जनरल फैज साहब का जरूर हाथ हो। नोइंग हिम ए लिटिल बिट, वो बाज नहीं आ सकते थे। ही हैड टू मडल द वाटर्स। ये एक जो, और खुसूसन जो शख्स जो है इतनी ज्यादा पावर एक्सरसाइज की हो, इमेंस पावर, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज की हो, और उसको बैक सीट लेनी पड़े तो उसको तो अल्सर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि पोस्ट इज रिटायरमेंट जो इवेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुए हैं, वो इवेंट्स जो हैं वो उनके लाजमी तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आई वुड से डायरेक्टली मोर, उनके पीछे जनरल फैज साहब का जरूर हाथ। साहब 9 मई के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है। हामिद मीर साहब ने भी खबर दी, वाडो साहब भी इस हवाले से दावा कर रहे हैं, मगर 9 मई का फौज इल्ज़ाम लगाती है कि बगावत की कोशिश कहा जाता है, उसे इल्ज़ाम पीटीआई पर लगता है। अगर ये इल्ज़ाम जनरल फैज़ हमीद पर लग रहा है तो क्या ये अकेले फैज़ हमीद का मामला है या ये मामला आगे जाएगा? नहीं, अगर ये दुरुस्त है तो ये जनरल फैज हमीद साहब का अकेले का नहीं होगा। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं कुछ थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस अपना साजिशों का जो है जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, टारगेट्स जरूर डिफाइन कर रहे होंगे कि इनको टारगेट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज जो है वो हो सके। इस किस्म की स्ट्रेटजी जो है ना, वो स्ट्रेटजिक आप कह सकते हैं कि एडवाइज़र के तौर पे 9 मई को जो हुआ उनका रोल हो सकता है। मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हालात और वाक़यात जो है उंगली उनकी तरफ जो है ना इशारा कर। आप कह रहे हैं जो प्रेस रिलीज है ये फिर किसी सबूतों की बुनियाद पर ही होगी? कोर्ट मार्शल हो रहा है तो किसी सबूतों की बुनियाद पर ही होगा कि रिटायरमेंट के बाद वो सियासत में मुलविस थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अदारा है कि हर दौर में उन्होंने अपने अंदर जो है कानून का नफाज किया। वहाँ पे फांसियाँ भी लगी हैं कोर्ट मार्शल के सिलसिले में, आपको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता है, अखबार में भी आया है। डिफरेंट चार्जेस के ऊपर उम्र कैद भी हुई, 3-3, 4-4 साल कैद जो है, बाद इंसाइटमेंट के ऊपर जो लेटर लिखे गए उनके ऊपर भी कैद हुई, वो भी सबको पता है। तो उनका जो इंटरनल जो इंतज़ाम और इंसराम है वो बड़ा इफेक्टिव है, और जिस तरह कानून को रूथलेस होना चाहिए उस तरह कानून रूथलेस है नहीं। ख्वाजा साहब, कुछ मामलों में अगर इफेक्टिव है तो मुतादिद मामलात में बहुत इनइफेक्टिव भी है। अब फैज़ हमीद की कहानी तो सियासत में मुदाखलत की 2017 से शुरू होती है, वो इनकार कर देते हैं। हालांकि शौकत अली सिद्दीकी साहब आए, उन्होंने बताया क्या क्या करते थे। इमरान खान खुद मानते हैं कि मैं तो एजेंसियों के जरिए हुकूमत चलाता था, कुछ नहीं किया इदारे ने। आपने बताया 2019 में आपसे मिलकर क्या कहा था, वो कस्में खा खा के सहाफियों को बताने के भाई मैं तो मिला ही नहीं हूँ ख्वाजा आसिफ साहब से, कुछ नहीं किया इदारे ने। चले, मैं दो हिस्सों में आपका सवाल है, मैं उसका जवाब देता हूँ। पहला तो ये है कि जो आप जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो विद इन द जो सर्कल है या पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी की जो इंस्टीट्यूशन का जो अंदरूनी मामलात हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें उनका डिसिप्लिन या उनका जो भी सिलसिले हैं वो इफेक्ट होते रहो, तो बड़ा रूथलेस है उनका सिस्टम जो है, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर उसके फैसले होते हैं। लेकिन जहां तक ओवर पॉलिटिक्स में जो इंटरफेरेंस रही है उनकी ओवर द ईयर्स, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही। ओवर द ईयर्स उसमें डेफिनेटली वो जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब करते हैं तो वो सियासी फिर जो गिमिक्री जो है या सियासी जो है स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल होती है, तो उसमें वो डिसिप्लिन या उस तरह जो क्लियरली डिफाइंड चीज़ें होती हैं ब्लैक एंड वाइट में जिस तरह फौज के अंदर होते हैं वो नहीं रहती। और जनरल बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब जो थे 2016 के बाद जब बन गए ये जनरल बाजवा और जनरल बाजवा बन गए, चीफ बन गए हैं। मैं आपको एक बात मैं लिंकेज बताता हूँ आपको। जनरल बाजवा का और जनरल फैज का बड़ा गहरा पर्सनल तल्लुक है। जनरल बाजवा के ससुर और जनरल फैज के ससुर जो है ना, दे हैव बीन एक्सट्रीमली क्लोज। मैं ये
जनरल एजाज अमजद की जबान जो है दोहरा रहा हूँ, एक्सट्रीमली क्लोज। जनरल जो ब्रिगेडियर फारूक थे, मुझे उनको भी जानने का ही मौका मिला हुआ है। बहुत अच्छे लोग थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। वो देवर एक्सट्रीमली क्लोज, जनरल एजाज अमजद और जनरल फारूक। उसकी वजह से जनरल बाजवा का और जनरल फैज का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना इम्प्रेग्नेबल रिलेशनशिप जो है इस किस्म का बिल्ड हो गया। और 2016 के बाद जब चीफ की पोजीशन संभाली है बाजवा साहब के बाद, उसके बाद जो साजिशें तैयार हुई थी 2013-14 से, वो उसको एक्सेलरेट किया गया। उससे इम्प्लीमेंटेशन जो उस प्लान के ऊपर था वो एक्सेलरेट किया गया। उसमें कुछ मुकामात के ऊपर मेरे से भी जो है वो राब्ता किया गया, डायरेक्टली डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। को ऑप्शन जो है मेरे जरिए भी ऑफर की गई, वो किसी और वक्त के लिए उठा देंगे। आज मगर वो 2019 की वो मुलाकात जिसका दावा आपने हमारे प्रोग्राम में किया था, वो कस्में खा खा के लोगों को कह रहे हैं कि वो नहीं हुई थी। उसी की तरफ अच्छा किया आपने याद करा दिया है। देखें, ये जनरल एजाज अमजद के घर हुई थी और जनरल एजाज अमजद माशाल्लाह हयात हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो है मैं उनके लिए दुआगो ही रहूँगा हमेशा। उनके घर हुई। मैं आपको पूरा बताता हूँ। मुझे ये इत्तला मिली कि मैंने ये मीटिंग करनी है, ये मुलाकात करनी है वाइल आई वाज ऑन जीटी रोड। मेरे साथ 2 और लोगों ने जाना। एक जो है लाहौर से पहुंच नहीं पाया और तीसरा शख्स जो था वो उम्रे पे गया। सो इट फेल ऑन माई, मेरे नाचीज के कमज़ोर कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई कि मैं वहाँ पहुँच गया जनरल एजाज अमजद साहब के घर। उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट के बाद जो है जनरल फैज ने आ जाना है, तो जो बात करनी है मैं तुम्हारे साथ कर लेता हूँ जो भी बात, और मैं तुम्हारी उसमें मीटिंग में नहीं बैठूंगा जो है। मैंने कहा नहीं, आप गवाह रहे हैं हमारी गुफ्तगू के, तो आप मीटिंग में ज़रूर बैठें। मैंने मेरे इंसिस्ट करने पे वो मीटिंग में बैठे। उसके बाद जो मैंने बात आपको बताई थी, बात वो अभी पूरे बैठे भी नहीं थे सोफे पे फैज साहब, तो उन्होंने कहा कि वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम। तो आप बताएं क्या आप इंस्ट्रक्शंस लेके आए या क्या फ़ैसला आप लोगों ने किया है। मैंने कहा हम लोगों ने फ़ैसला पार्टी की से यही, जो हमारी कलेक्टिव लीडरशिप है उन्होंने यही एडवाइस किया है कि वी विल नॉट आस्क फॉर एनी फेवर, लेकिन ये जो एक्सटेंशन का वोट जो है वो हम बाजवा साहब को ज़रूर दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप तो कोई फेवर इन रिटर्न नहीं मांगते, लेकिन हम जून तक जो है आपको दे देंगे पंजाब, और दिसंबर तक जो है इससे भी जान छुड़ा लेंगे और आप फेडरल गवर्नमेंट में भी आ जाए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे जो मैं उनके रिपीट कर रहा हूँ। अगर इतनी डबल गेम खेलते थे तो क्या ये खबरें भी ठीक हैं कि जब मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया, जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे, तो जनरल फैज़ हमीद ने मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दें? जी, पैगाम रसानी तो उन्होंने बड़ी की और बड़ी एश्योरेंस दी, कस्में कुरान, और तो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा अगर मैंने आपको डिटेल बताई कि वो किस किस्म की कस्में उन्होंने उठाई। जो है अल्लाह माफ़ करे, ऑन ए पर्सनल नोट, शाहजेब जब वो कहते हैं कि ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए, तो ख्वाहिशों की दुआ मांगनी चाहिए कि बंदा ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद रहे। जब आप हॉस्टेज बन जाते हैं ख्वाहिशों के, अपनी एम्बिशंस के, तो फिर आपकी ज़िंदगी नहीं रहती, वो तो ऐसे ही बस गुजारा ही रहता है। आप खजल खराबी होते रहते हैं, और यही लोगों के साथ होता है जो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं, अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, किसी चीज़ का लिहाज नहीं रहता। इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकते कि उन्होंने कौन से कसम कुरान दिए। और अगर ये इरशाद भट्टी साहब मोहतरम को, साफी साहब मोहतरम को जो है वो इसकी मेरे स्टेटमेंट्स जो हैं जो उसके हवाले से, जो उनसे मुलाकात के हवाले से जो है अगर वेरिफिकेशन करनी है, तो जनरल एजाज अमजद साहब, मैं फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, मैं उनके घर की लोकेशन सबको पता है। थोड़ी दूर ही जनरल बाजवा साहब का भी घर है, वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, उनसे पूछ लें। और मैं आई कैन इवन से एवरीथिंग ऑन ओथ, और जो मैं बातें जितनी भी कर रहा हूँ सारी ओथ पे करने को तैयार।
और सब और सारी ओथ करने तैयार। और जब ये आर्मी चीफ बनना का मामला आ रहा था तो आप कह रहे हैं कि कस्में खाई, सब चीजें की, माफिया मांगी और कहा कि मुझे आर्मी चीफ लगा दें। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मेरे सर पे हाथ रखें, ये है वो है, इस किस्म की उन्होंने बातें की। लेकिन एट वन टाइम हो सकता है मेरा ख्याल है कि आखिरी जो 4-5 दिन अल्टीमेटली जो है वो ये एग्री किए अपना एक्सेप्ट करने पे मौजूदा चीफ को, बाजवा साहब को। खैर तो उनकी एक्सेप्टेंस रेलेवेंट तो नहीं थी, बट वी वांटेड के एवरीबॉडी शुड बी ऑन बोर्ड इस सारे डिसीजन में। डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर का था, और लेकिन रेजिस्टेंस जो है आखिरी लम्हे तक, दोनों दामाद की और ससुर की आखिरी लम्हे तक, मैं आई एम सेइंग इट ऑन ओथ, आखिरी लम्हे तक, यानी अपॉइंटमेंट के चंद मुश्किल से 24 घंटे पहले जो है उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आप इंसिस्ट करते हैं। या उन्होंने इतनी ऑप्शंस दी, फिर वो भी किसी वक्त करेंगे बात उससे। ये जनरल लिखूंगा, मतलब ये जनरल बाजवा आप कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले तक रेजिस्ट कर रहे थे, ऑप्शंस दे रहे थे, जनरल फैज हमीद अपने लिए कैंपेन कर रहे थे, ये सब हो रहा था। ये सब हो रहा था जनरल बाजवा ने जनरल फैज को आखिरी 3-4 दिन में अबेंडन कर दिया हुआ था। वो और नाम जो है वो फ्लोट उन्होंने किया हुआ था, जनरल फैज का नहीं किया था। उन्होंने खुद कहा, मुझे कहा, उन्होंने कहा चले जनरल फैज को छोड़ें तो, लेकिन आप भी अपनी जिद छोड़ें और फलां बंदे को कर। तो मैंने कहा जी ये डिस्क्रेशन जो है शहबाज शरीफ की है, मेरी डिस्क्रेशन नहीं है। मैं तो एक मैसेंजर हूँ जो रोज़ाना जो है हेलीकॉप्टर पे बैठ के आपके घर आ जाता हूँ, क्योंकि उन दिनों TLP का धरना था तो मैं बाई रोड नहीं आ सकता था। मैं था कि मेरे साथ मलिक अहमद खान साहब स्पीकर जो हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के, वो मेरे साथ होते थे। मेरे लिए मेरे गवाह भी हैं, और मेरा ख्याल है इज मैन ऑफ वेरी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, वो इन चीज़ों को जो है एंडोर्स भी करेंगे। लेकिन जनरल एजाज अमजद के साथ जो है मेरी मुलाकात जो है वो, क्योंकि मेरा उनका ज़ाती ताल्लुक जो है गोज़ बैक टू 1972, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, दैट्स अ लाइफ टाइम। सब यानी ख्वाजा आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर है कि वो एक और तोसी आप लोगों से भी चाहते थे, फिर वो जनरल फैज़ हमीद का कह रहे थे कि उनको आर्मी चीफ बना दें, मगर आखिर में उन्होंने कहा कि आप मौजूदा आर्मी चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर को ना बनाएं, आप लोग भी पीछे हट जाएं, मैं भी जनरल फैज़ हमीद से पीछे हट जाता हूँ, किसी और को बना दें। जी बिल्कुल अब जो आपने बिल्कुल सही समझा जो मैंने कहा। मैं थोड़ा सा शायद मोहतात हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये अल्टीमेटली मैं लाऊंगा, इन सब चीज़ों को लाऊंगा। मैं आई ओ इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि ये बड़े लोग जो हैं ये कितने शैलो हैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे जो है, और कितनी ऑप्शंस दी गई, वो सारी ऑप्शंस जो है मेरे कानों में अभी भी गूंज रही हैं। और फिर हमारी सफ़ों से एक बंदा भी इन्होंने रिक्रूट किया, हमारी सफ़ों से, जो ऑप्शंस लेके खब्बे सजे जो है लेके फिरता रहा कि ये इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। आप भी जानते हैं उनको, सारी दुनिया जानती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा उनके साथ एक जिंदगी भर का ताल्लुक है। लेकिन ख्वाजा ले दे नाम, कौन है वो नहीं रहने दे, मैं टेलीफोन पे वैसे आपको बता दूंगा तो, लेकिन प्रोग्राम पे रहने दे। बड़े लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया, मियां नवाज शरीफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और क्वार्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये ले लें, फलां कर लें, फलां कर। आप देखें, मैं आपको बातें बताऊं तो यू विल बी डिसमेड कि लोग, बड़े लोग जो हैं, ये जो है इनके सब के जो है पाँव जो है ना, ये इन लोगों के जिनके आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, ये रेत के पाँव हैं इनके। तो ये इनकी कोई, जो कहते हैं ना, जिससे ओहदों के ऊपर जो है ज़रूरी नहीं कि बड़े लोग ही फायज हों, ओहदों के ऊपर जो है बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज लोग भी फायज हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हामिद मीर साहब को इस हवाले से अंदर की बात पता है, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के पीछे आखिर मामला क्या है, अंदर की बात क्या है? सीनियर साहब तो ज़ैकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज है उसका पहला हिस्सा निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से उसकी तफसीलात हमने आवाम के सामने रख दी, मगर जो दूसरा हिस्सा है वो है रिटायरमेंट के बाद आरबी एक्ट की खिलाफ वर्जी, वो भी कई मामलात में साबित होने का। ये क्या मामलात हैं जो रिटायरमेंट के बाद किए हैं जनरल फैज़ हमीद ने? देखिए शाहजेब साहब, जब कोई आदमी जो है वो वर्दी पहनकर सियासत में मुदाखलत करता है और उसको रोका ना जाए बल्कि उसको इनकरेज किया जाए, तो जब उसकी वर्दी उतर जाती है फिर वो सियासत में मुदाखलत नहीं करता, फिर वो सियासत में साजिशें करता है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद पिछले 1.5 साल में जो उनका किरदार था वो मुदाखलत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जोड़ तोड़ करते थे और उसमें से साजिश का पहलू निकलता है। और उसमें जो सबसे अहम मामला है वो 9 मई का मामला है। और 9 मई 2023 का जो वाक़या है, आप देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए। जो मुकदमा दर्ज हुए हैं और जो चार्जशीट उन पर लगाई गई, जो अदालतों में पेश की, कहीं जनरल फैज़ का जिक्र नहीं आया। ऑन दी ग्राउंड जो सिचुएशन थी उसमें लोग हमें बता रहे हैं कि जनाब ये तो फ़ोन तो जनरल फैज़ ने किया था कि फ़लाँ जगह पहुंचो, और FIR में उनका नाम नहीं है। तो ये जो ख़बरें हम सुन रहे थे पिछले काफ़ी अरसे से, तो उसका कोई सबूत नहीं मिलता था। तो अब वो सबूत ISPR की प्रेस रिलीज़ की सूरत में सामने आया, उसमें 9 मई का जिक्र तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ इस हुकूमत की और कुछ दीगर अहम शख्सियात ने मेरे साथ एतराफ़ किया मेरी कन्फ्रंटेशन के बाद, जब मैंने कुछ हुकूमती शख्सियात को ये कहा कि ये बंदा जो है उसने मुझे ये बात बताई है, इस बंदे ने ये बात बताई है, ये कह रहा है हर जगह पे, तीनों जगह पे फैज़ का नाम आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं पता? तो उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबूत भी है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप देखें कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है इतने बड़े बड़े फैसले देते हैं, उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो उन्होंने एक प्रोसीडिंग शुरू की कि फैज़ाबाद धरना केस की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और उसके लिए फिर एक कमेटी बनाई, हुकूमत ने कमेटी बनाई, इस हुकूमत ने कमेटी बनाई, इस हुकूमत ने उस कमेटी में कुछ रिटायर्ड और सर्विंग पुलिस अफसरान जो है उनको शामिल किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे दी। मीडिया में हमारे बहुत से कुलीग्स जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे देते हैं। जब ख्वाजा आसिफ साहब आपके शो पे आके कहते हैं कि एजाज अमजद के घर पर मेरी मुलाकात हुई थी जनरल फैज़ से, तो जनरल फैज़ जो है उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को खुद कांटेक्ट करके कहा कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। तो इसी अब ये जो हुकूमत है ना, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इस हुकूमत में लोग हैं जो अभी तक जनरल फैज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका सबूत ये था कि वो जो कमेटी बनी थी फैज़ाबाद इम्प्लीमेंटेशन केस में, उस कमेटी ने ही उनको क्लीन चिट दे दी। फिर नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, करप्शन की, नैब वो कार्रवाई बंद हो गई। तो एक तो ये 9 मई का मामला है, एक तो उसमें इनका नाम आ रहा है, दूसरा जो है ये 3-4 महीने पहले तक ये कोशिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ इनका राब्ता था, उनको ये इस्तेमाल कर रहे थे कुछ सर्विंग फौजी अफसरान के खिलाफ। उनको क्या कहते थे कि ये बंदा जो है इसने ये साजिश की है, इस फौजी अफसर ने का ये नाम है, तुम इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका नाम लो, फलां आदमी का नाम लो, फलां आदमी का नाम लो। तो ये फौज के सर्विंग अफसरान के नाम जो है वो चाहते थे लिए जाएं। तो फिर तहरीक इंसाफ के कम से कम 3-4 रहनुमा जो है उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा यार तंग आ गए, ये जनरल फैज़ जो है ये रोज़ किसी ना किसी का नाम दे देता है कि इसको बदनाम करो, तो हम क्या करें। फिर इन्होंने जाके डाला जेल में मुलाकातें की, और फिर इन्होंने कुछ दिन पहले ये अनऑफिशियली फैसला किया कि है जनरल फैज़ साहब जो है ना, इनसे हमें कोई ना हमदर्दी है, ना हमें इनसे कोई मदद लेने की ज़रूरत है, और ना ही हमने इनसे डिक्टेशन लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है बड़ा खुश आइंद है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है ना वो एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी कि उनकी लीडरशिप जो है वो जेल में बंद है और बाहर जो है वो लाइन देने वाला कोई नहीं होता। तो जनरल फैज़ साहब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के खुद उनके एक एडवाइज़र बने हुए थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब अगर उनका राब्ता कट गया है
तो बहुत फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को। मतलब मगर अगर 9 मई में का शक किया जा रहा है जनरल फैज़ हमीद पर, या फिर अगर कोई सबूत मौजूद हैं, तो क्या वो सिर्फ फैज़ हमीद तक महदूद होंगे? क्योंकि पाक फ़ौज उसको एक बगावत की कोशिश के तौर पर लेती है, इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगता है। अगर जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है तो क्या वो सिर्फ खुद इंडिविजुअली कर रहे थे, या फिर जनरल फैज़ हमीद से भी बात आगे बढ़ेगी? नहीं, देखें शाहजेब साहब, ये सवाल जो है ना आपका, उसका जवाब मेरे पास है, लेकिन कुछ हालात की नज़ाकत जो है और कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं। मैं नाम ले सकता हूँ कि किस किस के साथ जनरल फैज़ का रब्ता था, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 9 मई के वाक़यात में कुछ लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए, कुछ लोग अभी गिरफ़्तार नहीं हुए। वो लोग जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, वो अगर गिरफ़्तारी देने की कोशिश करते हैं या फ़ैसला करते हैं कि भाई हमने भी गिरफ़्तारी देनी है, तो उनको जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से पैगाम जाता था कि नहीं नहीं नहीं, तुमने गिरफ़्तारी नहीं देनी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उन लोगों को अगर किसी गलत लाइन पे लगाया तो फैज़ हमीद साहब ने लगाया। देखे ना, सारा बोझ तो इमरान खान पे आ गया। इमरान खान का तो उस वक्त जो था सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है कि जी अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो बड़ा रिएक्शन होगा। लेकिन जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए तो जो एक वैक्यूम पैदा हुआ, खला पैदा हुआ, उस खला का जनरल फैज़ ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो इसमें यकीनन कुछ लोगों के साथ उनका जो राब्ता रहा है और वो अभी तक मफरूर हैं और मंजर आम पे नहीं हैं, तो हो सकता है उनको भी जवाब देना पड़े कि उन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट्स दी थी वो किसके कहने पे दी थी। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी इस हवाले से कि 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज़ हमीद मुलविस हो सकते हैं। पहला इशारा फैसल बाउडा ने दिया था, उनके पास क्या मालूमात हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ सेनेटर फैसल बाउडा साहब मौजूद हैं। बाउडा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बाउडा साहब, आपने सबसे पहले 9 मई और जनरल फैज़ हमीद के कनेक्शन के हवाले से हिंट्स देना शुरू की थी। आप पहले भी उनके हवाले से कुछ ना कुछ ख़ास और अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। क्या मामला है? ये 9 मई का मामला है जो कह रहे हैं कि जी रिटायरमेंट के बाद भी ये ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे जो कि उनकी ओथ की एक्ट की खिलाफवर्जी थी? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। लेकिन सबसे पहले तो ये कि सियासी तौर पे आज पीटीआई यतीम हो गई है, उसकी बैकबोन टूट गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, टॉप सिटी का केस तो एक मामूली केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस और भी हैं जो इररिलेवेंट है मेरे और आपके लिए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ बगावती इक़दामात शमूल बाकी गैंग के साथ और इदारे को नुकसान पहुंचाने में, समेत 9 मई, समेत अरशद शरीफ, समेत इमरान खान पे फायरिंग, समेत धरने के दौरान समेत फोन आना इमरान खान साहब का, जो बौने अभी भी मौजूद है जो एक दूसरे कंधे पे चढ़ के ऊपर गए थे, उन बौनों का भी इंतसाब होना। आज बुर्ज गिराया गया है, इसमें सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दे दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखा के अपने इदारे के चीफ जस्टिस होने का सबूत पेश किया, और जो आज तक 75 साल में हमने कुछ नहीं सुना ऐसा, वो कर दिखाया कि पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो अगर इतना बड़ा बुर्ज गिर गया है, उसको गिराया नहीं जा रहा, वो गिर गया है, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि 9 मई की कनेक्टिविटी और कनेक्शन समेत पीटीआई के बानी इमरान खान साहब समेत पीटीआई जो अब आपको गोले गंडे की तरह अलग अलग रंगों में अलग अलग रस, मीठे रस और ठंडी बातें करती हुई नजर आएगी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करती हुई नजर आएगी, लेटी हुई नजर आएगी। एक छोटी पार्टी बनने जा रही है, जो उनके केपीके के हीरो हैं, बाल हिला हिला के वो चढ़ाई की बातें करते हैं इस्लामाबाद में, सीएम केपीके, वो आपको गोले गंडे की तरह ठंडे नजर आएंगे, बैठे हुए नजर आएंगे। उमर अयूब साहब जो बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी है, उनकी ठंडी ठंडी आप बातें सुनेंगे। अब आपको यकीन नहीं आएगा कि आप ख्वाब देख रहे हैं या हकीकत देख रहे हैं। ये पहले भी हुआ कि तहरीक इंसाफ को तो क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा, इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, सजा हुई, सब कुछ हुआ, मगर पीटीआई तो छोटी नहीं हुई। ये जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद आप क्यों कह रहे हैं कि छोटी हो जाएगी पीटीआई? देखिए, फैज हमीद साहब के जाने के बाद जिनको मैं खास कहता रहा, उनका मसला ये है कि उनके साथ साथ आज जब वो अंदर गए हैं तो ये पार्टी सियासी तौर पर यतीम भी हो गई है, और यतीम होने के साथ साथ इनकी बैकबोन भी टूट गई है। तो अंदरूनी ताकत इन्वॉल्व थी, और इसी तरह जिनभूत भी इन्वॉल्व हैं, और इसी तरह बहुत सारे बौने हैं जो अभी भी पुष्टपनाही कर रहे हैं पीटीआई की अलग अलग तरीकों से। वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, एनालिस्ट हैं जो गलत को सही कह के दिखा रहे थे पॉपुलैरिटी वेव की वजह से। उन सब के लिए एक कार्रवाई का आगाज शुरू हो चुका है। क्रेडिट गोज टू द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कि उन्होंने एक ऐसा क्रैकडाउन, एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया पाकिस्तान के लिए कि अब बाकी बौने
आपको ये मजीद हफ्तों और महीनों में नजर आएंगे ठीक होते हुए, और पाकिस्तान एक प्रोडक्टिविटी पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। मगर जो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी है और उनका जो कोर्ट मार्शल है वो एक अलग वाकया है और एक इंडिविजुअल के खिलाफ ही कार्रवाई है, या इससे भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए शाहजेब साहब, बौनों का तो मैंने वो जिक्र कर दिया, उसमें बौने हर जगह से होंगे, लेकिन कुछ जो बौने इदारे के अंदर नहीं है और मुल्क के बाप बने हुए हैं, उनकी बारी जरूर आ गई है। मैं फॉर श्योर गारंटी के साथ कहता हूँ, उनको अब तक ढूंढना पड़ेगा। जो चीजें मिली हैं, जो शवाहिद हैं, वो ब्लैक एंड वाइट है। ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत, बुर्ज को गिराने नहीं जा रहे, बुर्ज को गिरा दिया है। मनसूबाबंदी, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, पाकिस्तान का गैंग ऑपरेट कर रहा था। ये सारे जिस्म एक जान है, ये यकीन कर लें कि सिर्फ फैज हमीद नहीं है, इसमें सारे जिस्म एक जान है। बहुत शुक्रिया फैसल बाडू साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी, मगर प्रोग्राम में कोई नहीं आया। आज थोड़ा मेहताया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।